हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस गाइस। आज हम कंटिन्यू करेंगे ईपीएफओ रिवीजन सीरीज एंड डिस्कस करेंगे हिस्ट्री लेक्चर सेकंड। गाइस लेक्चर फर्स्ट में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। बहुत सारी यूरोपियन पावर्स हमारे देश में आई, अल्टीमेटली सक्सेस किसको मिला? ब्रिटिशर्स को। हमने लास्ट में समझा था प्रीवियस सेशन में कर्नाटकी वार्स ब्रिटिशर्स ने कंप्लीटली सप्रेस्ड कर दिया था फ्रेंच को। ठीक है, अब इसके बाद से ही हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम समझेंगे ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया, ठीक है, या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरह से अपने आप को यहाँ पर एस्टेब्लिश करा। अब देखिए 1700 से लेकर अगर हम 1800 का कंसेप्ट समझें, मतलब इस ईयर के बीच में क्या हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर रहा है क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिशर्स अपने आप को पावरफुल बनाने की कोशिश कर रही है। साथ साथ मुगल्स वीक हो चुके हैं क्योंकि औरंगजेब की डेथ कब हुई थी? 1707 में। उसके बाद कोई ऐसा रूलर रहा नहीं मुगल्स का जिसने मुगल की टेरिटरी को संभाल के रखा हो, जितना भी औरंगजेब ने एरिया ऑक्यूपाइड करा था। क्योंकि हमने समझा मुगल में बहुत अच्छे से औरंगजेब ने पूरा का पूरा इंडिया कैप्चर कर लिया था और औरंगजेब के समय में ही मुगल्स चयनित पे था। ठीक है, उसके बाद बहादुर शाह वन आए, जहांगीर शाह आए, फारूक शाह आए, कोई भी रूलर आए, चाहे मोहम्मद शाह रंगीला आए, किसी ने भी मुगल टेरिटरी को संभाल कर नहीं रखा। ठीक है, छुटपुट रूलर ही थे ये। और इसी समय में जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपने आप को पावरफुल करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ साथ जो न्यू स्टेट्स हैं वो अपने आप को यहाँ पर इंडिपेंडेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मराठा पावर्स हमने देखी, वो यहाँ पर एस्टेब्लिश होना शुरू हो गई थी। हालांकि औरंगजेब के समय में हो चुका था ये स्टार्ट, लेकिन औरंगजेब ने कहीं हद तक कंट्रोल कर रखा था इसको। औरंगजेब के बाद इनको एक तरह से अपॉर्चुनिटी मिल गई। साथ साथ हम यहाँ पर कवर करेंगे अवध के नवाब को। ठीक है जी, बंगाल का नवाब। बंगाल का नवाब तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ कवर करना क्योंकि ब्रिटिशर्स भी कौन से रीजन में अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहे थे? बंगाल में कर रहे थे। उसके बाद हैदराबाद का नवाब। ठीक है जी, फिर मराठास तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। और सिख वाला एरिया था, मतलब पंजाब वाला एरिया है, वहाँ पर एक ही नाम काफ़ी है, महाराजा रणजीत सिंह। वो अपने आप को इस तरह से एस्टेब्लिश कर रहे थे और एक टाइम तो ब्रिटिशर्स भी डरते थे महाराजा रणजीत सिंह से कि ये एरिया हम लोग बिल्कुल भी एनेक्स नहीं करेंगे जब तक महाराजा रणजीत सिंह है। उसको भी हम कवर करेंगे, लेकिन आज नहीं, नेक्स्ट सेशन में अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है जी, फिर राजपूत रूलर्स, इन्होंने भी अपने आप को एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया था। और मैसूर वाला रीजन, हैदर अली टिप्पू सुल्तान वाला रीजन, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन रहा। और लास्ट में हम यहाँ पर देखें त्रवणकोर। अब आप देख रहे हो कि मुगल्स के वीक होने के बाद ये इतने एरियाज में हमारा देश डिवाइड हो गया, मतलब इतने यहाँ पर पावर्स एस्टेब्लिश हुई और इन पावर्स को सप्रेस्ड किया था ब्रिटिशर्स ने। ज़्यादा डिटेल में नहीं हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है, ऑलरेडी मैं आपको बहुत अच्छे से कवर करवा चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाइए, ईपीएफओ हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर अच्छे से समझिए। प्रॉपर मैंने डिटेल में एक एक एरिया को अच्छे से समझाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। ठीक है जी, अब देखिए सबसे पहले अगर हम त्रवणकोर को समझें, त्रवणकोर के मोस्ट पावरफुल रूलर कौन रहे? मार्तंड वर्मा। ठीक है, ये मैंने आपको क्वेश्चंस में भी डिस्कस करवाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर थे मार्तंड वर्मा। और मार्तंड वर्मा ने डच को भी सप्रेस्ड किया था। डच अपने आप को यहाँ पर एस्टेब्लिश करना चाहते थे, मार्तंड वर्मा ने उनको यहाँ से भगा दिया। ठीक है, बहुत ही पावरफुल रूलर थे और इन्होंने रूल करा त्रवणकोर में 1729 से लेकर 1758, अगर मैं गलत ना हूँ तो ये एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि जो नेक्स्ट रूलर रहे रामा वर्मा। रामा वर्मा के समय में भी केरला में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई, चाहे वो कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे, हम आर्ट्स एंड लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे। ठीक है जी, तो रामा वर्मा भी एक स्ट्रॉन्ग रूलर थे। उसके बाद से ब्रिटिशर्स यहाँ पर रूल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो त्रवणकोर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने दो रूलर याद रखने हैं, मार्तंड वर्मा एंड रामा वर्मा, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। और फिर हम यहाँ पर समझेंगे मैसूर वाला रीजन। ठीक है, अल्टीमेटली हमें कवर करना है बंगाल, लेकिन थोड़ा सा हमें यहाँ पर अपनी कमांड अच्छी करनी होगी। और मैसूर वाले रीजन में कौन रूल कर रहा था? हैदर अली और टिप्पू सुल्तान। ठीक है, राजपूत अगर हम रूलर देखें तो सवाई राजा जय सिंह। सिख वाले एरिया में देखें, पंजाब वाले एरिया में देखें तो एक ही नाम काफ़ी है, महाराजा रणजीत सिंह, लॉयन ऑफ पंजाब। ठीक है जी, मराठा जो एरिया है वहाँ पर भी आप एक ही नाम याद रख सकते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज। वैसे तो बहुत सारे पेशवाज हुए, लेकिन अल्टीमेटली जिन्होंने एस्टेब्लिश किया था मराठा किंगडम को, वो तो खैर इंपॉर्टेंट रहेंगे ही। ठीक है जी, और हैदराबाद, निजाम उल मुल्क, बंगाल वाला एरिया जो था उसको एस्टेब्लिश करने में योगदान रहा मुर्शद कुली खान को। ठीक है जी, मुर्शद कुली खान ने एस्टेब्लिश किया था। यहाँ से हम बेसिकली अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे। देखिए, मुर्शद कुली खान को औरंगजेब ने अपॉइंट किया था एज ए कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, या फिर आप इसको दीवान के
टर्म में याद रख सकते हैं। औरंगजेब ने बंगाल में दीवान को अपॉइंट किया और वो दीवान कौन थे? मुर्शिद कुली खान। इनका काम था सिर्फ रेवेन्यू को कलेक्ट करके देना और साथ साथ पावर्स भी दे दी गई थी निजामत की। अब निजामत की पावर क्या होती है कि आप वहाँ पर रूल्स भी कर सकते हो, मतलब अगर आप कोई पब्लिक वेलफेयर के काम करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। मतलब औरंगजेब ने एक तरह से पावर दे दी थी मुर्शिद कुली खान को, लेकिन ये सारा का सारा जो टैक्स है, सारा का सारा रेवेन्यू है, वो इकट्ठा करके कहाँ देते थे? मुगल कोर्ट में, ठीक है। अब फारूक सिहार के समय में 1717 में जब मैग्ना कार्टा साइन हुआ, उस समय फारूक सिहार ने बंगाल को एक तरह से सेंट्रलाइज की जगह डिसेंट्रलाइज कर दिया। मतलब यहाँ पर नवाब अपॉइंट करा मुर्शिद कुली खान को कि ये एरिया आप ही संभालेंगे, ठीक है जी। मतलब फारूक सिहार ने यहाँ पर डिसेंट्रलाइज करना शुरू कर दिया था। अब मुर्शिद कुली खान फिर भी अपनी वफादारी यहाँ पर दिखा रहे थे और एक तरह से नजराना दे रहे थे। किसको? मुगल्स को। नजराना बोले तो मतलब एक तरह से आप कंसीडर कर सकते हो टैक्स वगैरह दे रहे थे अभी भी, ठीक है। उसके बाद 1727 में मुर्शिद कुली खान के बाद नेक्स्ट रूलर बनते हैं सुहाजुद्दीन। इनके समय में भी एरिया काफ़ी अच्छे से इन्होंने संभाला हुआ था, लेकिन एक इनके कमांडर होते थे, या फिर आप ऐसे समझो एक पर्सन थे जिनका नाम था अलीवर्दी खान, ठीक है जी। यहाँ पर लिखा हुआ है अलीवर्दी खान, मैं अलग से नहीं लिख रहा हूँ। तो अलीवर्दी खान को इन्होंने अपॉइंट करा नायब नाजीम। किन्होंने अपॉइंट करा था? सुहाजुद्दीन ने, ठीक है जी। नायब नजीम, नायब नजीम क्या होता है? आप डिप्टी गवर्नर कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। वैसे डिप्टी गवर्नर ही कहा जाता था। अब सुहाजुद्दीन ने 4 एरियाज में अपनी पावर को डिवाइड कर दिया, और वो 4 एरियाज कौन से थे? एक तो सेंट्रल पावर, ठीक है जी, एक थी ढाका प्रोविज़न जो बांग्लादेश की आजकल कैपिटल भी है, और एक था बिहार प्रोविज़न, और एक था उड़ीसा प्रोविज़न। तो 4 एरियाज में इन्होंने अपनी पावर को डिवाइड कर लिया सुहाजुद्दीन ने। अब ये तो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल पावर संभालते थे, बाकी जो 3 एरियाज थे वो कौन संभालते थे? अलीवर्दी खान, जो डिप्टी गवर्नर थे या फिर नायब नजीम थे। अब इनकी 1739 की जब डेथ होती है, तो इसके बाद क्या होता है? सरफराज खान नेक्स्ट नवाब बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अलीवर्दी खान है वो क्या करते हैं? कूप कर देते हैं, सरफराज खान को मार देते हैं विद द हेल्प ऑफ 2 मर्चेंट्स, जो लोकल मर्चेंट्स थे बंगाल के। एक का नाम तो आपने याद रखना है, जगत सेठ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है, बार बार आपको देखने को मिलेगा। और एक नाम आलमचंद, जो जगत सेठ थे वो बैंकर थे, आलमचंद फाइनेंसर थे, और एक नाम और भी आप याद रख सकते हो, हाजी अहमद। इनकी हेल्प से जो अलीवर्दी खान है वो सरफराज खान को मार देते हैं, कूप कर देते हैं, यहाँ पर एक तरह से अपने रूल को एस्टेब्लिश कर देते हैं। सरफराज खान ने यहाँ धोखा नहीं दिया, धोखा किसने दिया था? अलीवर्दी खान ने, याद रखना। अब अलीवर्दी खान के समय में जो बंगाल वाला रीजन है ना, वो बहुत अच्छे से इन्होंने संभाल रखा था, ठीक है। मतलब यहाँ पर अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहे थे ब्रिटिशर्स भी और फ्रांस भी, ठीक है। मैंने कर्नाटकी वार का समय आपको बताया था, वो अपने माइंड में रखना, ठीक है। तो इस रीजन में अभी तक कोई भी ऐसा अपनी पावर को एस्टेब्लिश नहीं कर पाया था, दोनों ही कोशिश कर रहे थे, ब्रिटिशर्स भी और फ्रांस भी। अलीवर्दी खान ने इनको कंट्रोल में कर रखा था, ब्रिटिशर्स को भी और फ्रांस वालों को भी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हद तक ये ट्रेड कर रहे थे, क्योंकि फारूक सिहार ने परमिशन दे रखी है, मैग्ना कार्टा साइन हो चुका है, और साथ साथ ये प्राइवेट ट्रेड भी कर रहे हैं। अब प्राइवेट ट्रेड हालांकि अलीवर्दी खान के समय में बहुत कम हुआ। जब अलीवर्दी खान की डेथ हुई 1756 में, अच्छा उससे पहले हम एक चीज देख लेते हैं, अलीवर्दी खान को सबसे ज्यादा डर रहता था मराठास से। अब मराठास के एक पेशवा थे जिनका नाम था रघुनाथ राव। उन्होंने अलीवर्दी खान को हरा दिया था, और अलीवर्दी खान को हराने के बाद उन्होंने एज अ चौथ टैक्स 12 लाख लिए अलीवर्दी खान से, और साथ साथ उड़ीसा वाला जो प्रोविंस था वो भी जीत लिया था, ठीक है। ये आप याद रख सकते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट में। अब देखिए अलीवर्दी खान की डेथ हो गई है। अलीवर्दी खान की डेथ के बाद यहाँ पर जो बंगाल के नवाब हैं वो अगले बनते हैं सिराजुद्दौला। अब कई बुक्स में सिराजुद्दौला की जो एज है वो लिखी हुई है 18 साल, कई बुक में लिखी हुई है 22 से 23 साल, कई बुक्स में 20 साल लिखी हुई है। हम ऑन एन एवरेज ले लेते हैं 20 साल, ठीक है। अब जो सिराजुद्दौला था उसको एक चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ पर चल क्या रहा है, क्योंकि अलीवर्दी खान के समय में तो हमने देखा कि ब्रिटिशर्स को इन्होंने कंट्रोल कर रखा है। जैसे ही यहाँ पर अलीवर्दी खान की डेथ होती है, अलीवर्दी खान की डेथ के बाद ब्रिटिशर्स यहाँ पर फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये फोर्टिफिकेशन की ये वजह नहीं होती कि ये यहाँ पर बंगाल रीजन को कब्जाना चाहते हैं। रीजन यहाँ पर क्या था? 7 ईयर वार चल रहा था यूरोप में, फ्रांस और
ब्रिटिशर्स के बीच में, और ये जो आग यूरोप में लगी हुई थी इनको पता था कि धीरे धीरे इंडिया तक आएगी, ठीक है, मतलब ये वार इंडिया तक छिड़ सकता है। तो यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स की कंपनीज थी या फैक्ट्रीज थी वो ब्रिटिशर्स बचाना चाहते थे, किससे? फ्रांस वालों से। और इधर से फ्रांस वाले भी यही कर रहे थे कि ब्रिटिशर्स से किस तरह से अपनी फैक्ट्रीज और अपने जो किले हैं, जो अपने फोर्ट्स हैं, उनको बचाया जाए। तो ये फोर्टिफिकेशन कर रहे थे, एक तरह से आप हिंदी में कंसीडर कर सकते हैं किलाबंदी कर रहे थे। अब ये बात सिराजुद्दौला को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सिराजुद्दौला को लगा कि ये धीरे धीरे अपने पावर को स्टैब्लिश कर रहे हैं और अल्टीमेटली बाद में मुझे ही चैलेंज करेंगे। तो सिराजुद्दौला ने इनको अपने कोर्ट में बुलाया, दोनों ही पावर को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को भी। और यहाँ पे सिराजुद्दौला ने कहा कि ये जो आप फोर्टिफिकेशन कर रहे हो इसको तुरंत रोक दो, ठीक है, और साथ साथ जो फारूक शेहार के समय में आपने जो मैग्ना कार्टा साइन किया था, जो आप टैक्स वगैरह नहीं देते हो, वो वापस से देना शुरू कर दो। मैं कोई भी ऐसा फारूक शेहार का डिसीजन नहीं मानने वाला, ठीक है, आपको टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि हमें अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है और बंगाल का जो रीजन है वहाँ पर सिर्फ हम नाम के ही नवाब हैं। हालांकि ये बात नहीं कही होगी, जस्ट आप कंसेप्ट को समझिए। और इस वजह से जो ब्रिटिशर्स हैं और जो फ्रांस वाले हैं वो सोचने में मजबूर हो जाते हैं, लेकिन फ्रांस वाले तो मान जाते हैं कि कोई बात नहीं, हम आपको टैक्स दे देंगे, लेकिन ब्रिटिशर्स साफ साफ मना कर देते हैं, हम कोई आपको टैक्स नहीं देने वाले, जो करना है कर लो, ठीक है। और साथ साथ ब्रिटिशर्स फोर्टिफिकेशन को भी नहीं रोकते, ठीक है। जो किलाबंदी हो रही थी, किलाबंदी आप ऐसे समझ लो कि जो जितने भी फोर्ट्स बनाए गए थे, जैसे विलियम फोर्ट बहुत ही फेमस है, आज भी बंगाल वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा, कलकत्ता में, तो उसको साइड से प्रोटेक्ट कर रहे थे, अपनी आर्मी यहाँ पर धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहे थे ब्रिटिशर्स और फ्रेंच वाले, ठीक है। अब सिराजुद्दौला को ये बात बहुत बुरी लगी। अब बुरी लगने के बाद इसने क्या करा, ब्रिटिशर्स को सप्रेस्ड करने के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम्स पर अटैक कर दिया। यहाँ पर समझो आप, फोर्ट विलियम्स पर जब अटैक किया तो अटैक करने के बाद इसको कहा जाता है ब्लैक होल ट्रेजेडी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। 146 ब्रिटिशर्स को कैप्चर करा और ये जब अटैक करा था, ब्लैक होल ट्रेजेडी अटैक हुआ था, इस समय जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो मद्रास गए हुए थे, वो इस फोर्ट में मौजूद नहीं थे, ठीक है। यहाँ पर 300 के आसपास सोल्जर थे और 300 सोल्जर में से कुछ सोल्जर्स यहाँ से भाग गए थे और भागकर कहाँ छुपे थे, पुल्टा एक जगह है, यहाँ पर छुप गए थे, ठीक है। और यहाँ पर जो 146 सोल्जर रह गए थे उसको फारूक शेहार ने एक कमरे में बंद करा और ये कमरा 18x14 का है। अब 18x14 में इतने ज़्यादा पर्सन्स को किस तरह से डाला गया होगा ये भी अपने आप में एक चैलेंज है, ठीक है। तभी शायद इसको ब्लैक होल ट्रेजेडी का नाम दिया होगा, क्योंकि ब्लैक होल ट्रेजेडी आपने डेफिनेटली ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, हालांकि आपके पेपर में नहीं है, बट फिर भी आपको पता होगा कि एक ब्लैक होल में इतने बड़े बड़े मास वाले जो स्टार्स होते हैं वो समा जाते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट वहीं से लिया गया कि 146 सोल्जर्स को पता नहीं सिराजुद्दौला ने किस तरह से इस रूम में डाला होगा, और इसी वजह से 123 सोल्जर्स की डेथ हो गई ड्यू टू सफोकेशन, ठीक है। जो बाकी बचे 23 सोल्जर्स, उन्होंने अपनी आप बीती बताई, किसको बताई, रॉबर्ट क्लाइव को, ठीक है। और ये भाग गए थे, ये भी पुल्टा में जाकर छुप गए थे और इन्होंने रॉबर्ट क्लाइव को इन्फॉर्म करा। रॉबर्ट क्लाइव अपनी 300-400 पैदल सेना के साथ वापस आए। वापस आने के बाद और इनके एक एडमिरल थे जिनका नाम था चार्ल्स वैटसन। चार्ल्स वैटसन ने जब इनको पता लगा कि इस तरह की घटना हुई है, सिराजुद्दौला ने इतना बड़ा कांड कर दिया, तो इन्होंने अटैक कर दिया। अटैक कहाँ करा, जो बंगाल के पोर्ट हैं उन पर अटैक कर दिया, बमबारी करना शुरू कर दिया और इससे सिराजुद्दौला डर गए, ठीक है। सिराजुद्दौला को लगा ये तो गलत हो गया, अब तो भाई भयंकर यहाँ पर एक तरह से बैटल देखने को मिलेगी, और सिराजुद्दौला ने कहा कि हम क्यों ना एक पीस ट्रीटी साइन करें। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर आपको समझनी होगी कि सिराजुद्दौला ने जब फोर्ट विलियम्स पे अटैक करा था तो पूरा का पूरा कलकत्ता वाला एरिया अपने अंडर ले लिया था, मतलब ये एरिया कब्जा लिया था, और इसका नाम भी चेंज कर दिया था। इसका नाम एक बार आप गूगल कर लेना, अली नगर करा था शायद, ठीक है। और तभी इसी ट्रीटी को, जो ये ब्लैक होल ट्रेजेडी की बात हुई थी, इस ट्रीटी को क्या कहा जाता है, अली नगर पीस ट्रीटी या अली नगर पीस एग्रीमेंट। और इसके बाद ब्रिटिशर्स ने बोला कि एक तो हमें जो कलकत्ता वाला रीजन आपने कब्जाया है उसको हम वापस ले रहे हैं, मतलब इन्होंने रिकैप्चर कर लिया था चार्ल्स वैटसन ने जब बमबारी करी थी, और यहाँ पर सिराजुद्दौला हार गए थे, मतलब डर गए थे, हार नहीं गए थे। और सेकंड पॉइंट आप यहाँ पर याद रखेंगे, हम कोई टैक्स नहीं देने वाले, ठीक है, हमसे टैक्स की उम्मीद मत करना। तो यहाँ पे सिराजुद्दौला ने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप टैक्स मत दीजिए। उसके बाद इन्होंने बोला हम अपने कॉइन्स भी यहाँ पर मिंट करेंगे, ठीक है जी, तो इसके लिए भी परमिशन दे दी सिराजुद्दौला ने। और साथ साथ यहाँ पर अपनी आर्मी को भी हम एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, आर्मी को एक्सपेंड करेंगे, इसके लिए भी सिराजुद्दौला ने परमिशन दे दी। लेकिन सिराजुद्दौला को पता था कि धीरे धीरे
ये अब मुझे बख्शेंगे नहीं और अल्टीमेटली इनका गोल क्या रहेगा, मुझे हराना। ठीक है, अब यहाँ पर ठीक 1 साल के बाद हमें देखने को मिलती है बैटल ऑफ प्लासी, और बैटल ऑफ प्लासी आपको डेफिनेटली इसके बारे में पता होगा, ये किसके बीच में हुई थी, क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। ठीक है जी, अब इसके बीच में क्या सिनेरियो हुआ, जो सिराजुद्दौला था वो एक तो कम एज में रूलर बन गया था, मतलब नवाब बन गया था। मैंने जैसे कि आपको बताया, अगर हम एवरेज एज कंसिडर करें इसकी 20 साल के आसपास, एक ही अपने नोबल्स के साथ अच्छे से ट्रीट नहीं करता था। इसके नोबल इससे बहुत ज़्यादा परेशान थे, ऊपर से जो इसकी फैमिली मेंबर्स थे उनको लगता था कि एक छोटे से बच्चे को यहाँ का नवाब बना दिया और हम इतने बड़े हैं और हमारे को क्यों नहीं यहाँ का नवाब बनने की अपॉर्चुनिटी मिली। तो इसी वजह से इसकी फैमिली में कुछ डिस्प्यूट्स थे और इसके ट्रेटर्स बहुत ज़्यादा थे, जो लोकल वहाँ पे मर्चेंट्स थे उनको बहुत ज़्यादा परेशान करता था ये, जिस वजह से इसको सभी के सभी हटाना चाहते थे। बट अल्टीमेटली ये नहीं है कि ब्रिटिशर्स को वो पावर देना चाहते थे, बट आप यहाँ पर ये कंडीशन को समझ सकते हैं कि दुश्मन भाई बन जाते हैं। ठीक है, मतलब दुश्मन को हराने के लिए चाहे कोई भी हो उसको भाई बनाना पड़ता है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो ब्रिटिशर्स को इन सभी लोगों ने अपना भाई बना लिया। ठीक है, मीर जाफर 65 ईयर्स के थे और ये एक सेनापति थे, इनको लगता था कि भाई मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अली वर्दी खान के मरने के बाद, बट अपॉर्चुनिटी किसको मिली, सिर्फ एक 20 साल के बच्चे को, और उसके अंडर ही मुझे काम करना पड़ रहा है। एक तो ये यहाँ पर सबसे बड़े ट्रेटर साबित हुए, साथ में जगत सेठ, मैंने आपको बताया था बैंकर थे, ये सारे के सारे मर्चेंट्स थे। एक घसीटी बेगम इनकी ही रिलेटिव्स में थे, ये भी चाहते थे कि मुझे ही ये सारा का सारा एरिया मिले, या ऐसे इनके भी डिस्प्यूट्स थे। और मानिक चंद, ये भी एक तरह से आप कंसीडर कर सकते हैं लोकल मर्चेंट थे। एक पर्सन थे, इनके ब्रदर थे, कज़न ब्रदर, जिनका नाम था शाहकत जंग। अब शाहकत जंग जो इनके साथ एक तरह से डिस्प्यूट भी चल रहे थे सिराजुद्दौला के साथ, तो शाहकत जंग को इन्होंने हरा दिया था, एक तरह से मार ही दिया था 1756 के बैटल में। ये बैटल पूछ ली जाती है मनिहारी की बैटल, बैटल ऑफ मनिहारी। ठीक है, इसमें शाहकत जंग मर जाते हैं और सिराजुद्दौला को लग रहा था कि ये जितने भी ट्रेटर्स हैं, देखो भनक तो लग ही जाती है, क्योंकि यहाँ पर फरवरी 1757 के बाद से ये सभी के सभी जो पर्सन यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये डायरेक्टली संपर्क में थे किसके, रॉबर्ट क्लाइव के। ठीक है, अब भनक तो मिल ही जाती है कि भाई ऐसा कुछ मेरे खिलाफ हो रहा है। तो यहाँ पर सिराजुद्दौला ने एक कश्मीर के पंडित थे जिनका नाम था मोहनलाल, उनको अपॉइंट किया कि आप मेरा सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन संभालो। ठीक है, लेकिन इसके दुश्मन ज़्यादा थे, दोस्त कम थे। इसी वजह से क्या हुआ, 1757 में जब रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला के बीच में बैटल हुई, ये इसको पहले प्लासी कहा जाता था, बट अब अभी के लिए प्लासी कहा जाता है, तो आप प्लासी ही कंसीडर करो। तो यहाँ पर क्लाइव के पास जो सेना है वो बहुत कम थी, सिराजुद्दौला के पास सेना बहुत ज़्यादा थी। सिराजुद्दौला को लगता था मैं ईजिली ये बैटल जीत जाऊँगा। ये बैटल बहुत ही कम समय के लिए चली, और जो इसके सेनापति थे मीर जाफ़र, वो बिल्कुल पिक्चर में जैसे होता है ना कि मान लो कि यहाँ पर मीर जाफ़र खड़े हैं, यहाँ सिराजुद्दौला है और यहाँ पर क्लाइव है। मीर जाफ़र ने पलटी मार ली, ये यहाँ आकर खड़े हो गए। सिराजुद्दौला यहाँ पर कंफ्यूज हो गए, हो क्या गया मेरे साथ। ठीक है, और ये यहाँ से भागने लगे, तो मीर जाफ़र के बेटे ने इनको मार दिया। ठीक है जी, तो अल्टीमेटली जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ उसमें सिराजुद्दौला हार गए, मारे गए, और इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने नेक्स्ट नवाब बना दिया किसको, मीर जाफ़र को। ठीक है, और मीर जाफ़र को नवाब बनाने से पहले इन्होंने कुछ डिमांड करी, और वो डिमांड क्या थी कि हमने कितना बड़ा जंग लड़ी है, इतनी बड़ी बैटल लड़ी है, और या फिर आप इसको कहो कि नवाब के बनाने के लिए इन्होंने कॉस्ट ली लगभग 2 करोड़ के आसपास। अच्छा, इसमें भी कहीं ना कहीं आपको ये फिगर कई जगह 1,70,000 देखने को मिलेगी, एक जगह कई जगह आपको 2 करोड़ देखने को मिलेगी, कई जगह आपको 2.2 करोड़ देखने को मिलेगी। ठीक है, लगभग 2 करोड़ 20 लाख के आसपास। तो आप यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ ले सकते हैं। ठीक है, तो 2 करोड़ लिए गए मीर जाफ़र से नवाब बनाने के लिए। ठीक है, और रॉबर्ट क्लाइव ने नेक्स्ट नवाब बना दिया मीर जाफ़र को। और मीर जाफ़र को लगा कि मैं नवाब तो बन गया, लेकिन मैं तो एक पपट नवाब हूँ। ठीक है, क्योंकि सारा का सारा जो टैक्स है वो तो मुझे मिल ही नहीं रहा, ये तो ट्रेड फ्री कर रहे हैं और एक तरह से अपना प्राइवेट ट्रेड भी कर रहे हैं, क्योंकि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा हुआ है, उनको तो पैसा बहुत कम मिल रहा है, और वो धीरे धीरे पैसा कैसे कमा रहे हैं, अपना प्राइवेट ट्रेड करके। ठीक है ना, आप देखो कि करप्शन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके थे। आप ऐसे समझो, मीर जाफ़र ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। इन्होंने डच कंपनी को इनवाइट करा कि आप आइए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हराइए और आप यहाँ पर ट्रेड कीजिए। ठीक है, अल्टीमेटली मीर जाफ़र को लग रहा था कि डच वाले आएंगे और इन दोनों के बीच में युद्ध होगा, और मैं बैठ के आराम से मज़े से देखूंगा, ये दोनों आपस में लड़ेंगे, और लड़ने के बाद अगर डच जीत गया तो मुझे तो बेनिफिट है, एटलीस्ट मुझे कुछ तो पावर मिलेगी। ब्रिटिशर्स के टाइम में तो मुझे कुछ पावर ही नहीं मिल रही। लेकिन यहाँ पर डच
सप्रेस्ड हो गए। आपको याद होगा 1759 में हमने अच्छे से कवर किया था, अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे हैं। इस बैटल का नाम था चिनसुरा बैटल, चिनसुरा बैटल, ठीक है जी। यहाँ पर डच कंप्लीटली सप्रेस्ड हो जाते हैं। अब ब्रिटिशर्स कहते हैं कि आपने तो हमारे साथ क्या कर दिया, धोखा कर दिया, आपने डच को इनवाइट करा हमको हराने के लिए, तो अब हम आपको नवाब नहीं बने दे सकते, ठीक है ना। अब हम आपको नवाब की पोस्ट से हटा रहे हैं और नेक्स्ट नवाब कौन बनेगा, आपके जो सन इन लॉ हैं मीर कासिम। मीर कासिम से पूछा गया क्या आप नवाब बनेंगे, मीर कासिम तो क्यों मना करेगा, ऑब्वियसली अगर आपको एक नवाब बनने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप यहाँ पर क्यों ही मना करेंगे, ठीक है। तो मीर कासिम ने भी यहाँ पर मना नहीं करा, मीर कासिम भी यहाँ पर नवाब बनने के लिए मान गए, ठीक है जी। तो नेक्स्ट नवाब बनाए गए मीर कासिम और इनको हटा दिया गया। अब मीर कासिम ने स्टार्टिंग में तो ब्रिटिशर्स का साथ दिया, ब्रिटिशर्स कभी भी आते थे, इनसे कुछ भी साइन करवाना होता था तो करवा लेते थे, लेकिन मीर कासिम को भी समझ में आ गया कि बंगाल का जो खजाना है नवाब का वो तो ऑलरेडी खाली हो चुका है और ब्रिटिशर्स हमें कुछ ऐसा टैक्स दे नहीं रहे हैं, पैसा आ नहीं रहा है और अल्टीमेटली हम लोग किस तरह से अपना काम चलाएं। अब यहाँ पर मीर कासिम ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया फारूक सियार की पॉलिसीज़ को, ठीक है। फारूक सियार की जो पॉलिसीज़ थी मैग्ना कार्टा वाली, उसी को ही क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। साथ साथ मीर कासिम ने अपनी कुछ दूरी बना ली। अच्छा, इसके इन बिटवीन भी क्या हुआ मैं आपको बता देता हूँ। 1760 के आसपास जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो वापस चले गए। अब क्लाइव एक नॉर्मल सी फैमिली से आते थे, ब्रिटिश जब यहाँ जहाँ रहते थे ये ब्रिटेन में, तो एक नॉर्मल सी फैमिली से आते थे, लेकिन जब ये वापस गए 1760 में तो अपने साथ बहुत ज़्यादा वेल्थ लेके गए, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि 4-5 तो जहाज़ भर के लेके गए थे, इतना भारी भरकम ये सामान लेकर गए, वेल फर्निश्ड फर्नीचर, बहुत कुछ यहाँ से लेकर गए इंडिया से, ठीक है। अब जब ये इंग्लैंड पहुँचे, इंग्लैंड में जाकर इन्होंने एक एमपी की सीट भी खरीद ली, ठीक है, और इनकी पावर वहाँ पर भी देखी गई और धीरे धीरे इन पे इल्ज़ाम लगे कि इन्होंने करप्शन करा। बट जब करप्शन के चार्ज लगे तो जो यहाँ पर जो लोग थे, मतलब ऐसे समझ लो, उनको भी इन्होंने खरीद लिया। अल्टीमेटली इनके पास जो चार्ज थे वो फ्री हो गए थे और इनको डॉक्टरेट की डिग्री भी मिली थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। चलिए, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब देखिए, मीर कासिम ने क्या मुनाफी समझा कि मैं कुछ दूरी बनाता हूँ ब्रिटिशर से, अगर मैं दूरी बनाऊंगा तो मैं कुछ सोच पाऊंगा कि इनका क्या इलाज करना चाहिए। तो मीर कासिम ने यहाँ पर इनसे दूरी बना ली, ठीक है। मीर कासिम, अगर सॉरी मैंने मीर जाफ़र बोल दिया तो मीर कासिम ने अपनी कैपिटल को शिफ्ट करा मुर्शिदाबाद से, और ये कैपिटल कहाँ शिफ्ट करी, मुंगियार रीजन में। मुंगियार रीजन कहाँ पर है, आज की डेट में ये बिहार रीजन का पार्ट है, ठीक है जी। तो मुंगियार रीजन में इन्होंने जब अपनी कैपिटल शिफ्ट करी, उसके बाद इन्होंने अपनी एक गन की फैक्ट्री भी यहाँ लगाई, मैन्युफैक्चरिंग गन फैक्ट्री, ठीक है। आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे बिहार में बहुत सारी वेब सीरीज़ आती हैं, कट्टा बहुत फेमस है ना। तो इनको लगा कि मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो मैं कहीं दूर जाकर अपने आप को अगर एस्टेब्लिश करूँ तो खैर मैं यहाँ पर तो कुछ नहीं कर पा रहा, क्या पता वहाँ कुछ कर पाऊँ। तो गन की इन्होंने फैक्ट्रीज लगाई। ऊपर से इन्होंने जो फॉरेन के जो आर्मी के जो एक्सपर्ट्स थे उनको इन्वाइट किया कि आप मेरी जो सेना है उनको अच्छे से ट्रेनिंग प्रोवाइड करो। धीरे धीरे ये अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहे थे मीर कासिम ब्रिटिशर्स के एंगेस्ट, ठीक है। और छुटपुट इनके वार भी होना शुरू हो गए थे। 1763 के बाद इनके वार भी ब्रिटिशर्स से देखे गए थे। 3 वार हुए थे, 2-3 वार हुए थे छुटपुट, ठीक है। और इन्होंने पटना में एक दुर्घटना भी कर दी थी। पटना ट्रेजेडी के बाद जो मीर कासिम है ये भाग गए थे, और भागकर कहाँ चले गए थे। अब पटना ट्रेजेडी में आप ऐसे समझ लो कि इन्होंने ब्रिटिशर्स के जो अधिकारी थे उनको मार दिया था, ठीक है। ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद ये कहाँ चले गए थे, अवध के नवाब के पास, ठीक है। एक तरह से इन्होंने शेल्टर लिया। जब अवध के नवाब को इन्होंने अपनी पूरी की पूरी कहानी सुनाई कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो अवध के नवाब ने बोला कि बस मेरे साथ भी सेम कट कॉपी पेस्ट यही सिचुएशन है, क्यों ना हम मिलकर एक जॉइंट आर्मी बनाएं और ब्रिटिशर्स के साथ बैटल लड़ें, ठीक है जी। अब ये उड़ती उड़ती खबर पहुंची किसको, मुगल के जो राजा थे उस समय शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड ने बोला मैं भी आपको ज्वाइन करूंगा। मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम सेकंड, इन तीनों ने एक जॉइंट आर्मी बनाई, और जॉइंट आर्मी बनाने के बाद इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक बैटल लड़ी जिसको हम बैटल ऑफ बक्सर के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। और इस समय जो ब्रिटिशर्स को लीड कर रहे थे उनका नाम था हेक्टर मुनरॉय। और ये बैटल भी कुछ समय के लिए चली, कुछ घंटों के लिए चली। बीच बैटल में ही मीर कासिम भाग गए और 1770 तक ये दिल्ली में छुपे रहे और फिर उनकी डेथ हो गई, ठीक है। जो शाह आलम सेकंड है और जो अवध के नवाब थे सिराजुद्दौला, इनका क्या करा जाए, ये बैटल हुई थी अक्टूबर के आसपास,
ठीक है जी। तो इसके लिए रिकॉल करा गया, हेक्टर मुंडो ने वापस बुलाया किसको, रॉबर्ट क्लाइव को, कि वापस आइए, अब बताइए इनका करना क्या है। रॉबर्ट क्लाइव वापस आए, वापस आने के बाद इन्होंने बोला कि चलो सारे के सारे पहुंचो इलाहाबाद, और इलाहाबाद में जाकर एक ट्रीटी हुई 1765 में, और ये ट्रीटी बहुत फेमस है। इसके बाद पूरा का पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया, इसको समझना। यहाँ पर हमने क्यों ज़्यादा डिटेल में पढ़ा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्रीटी, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या कहा इस ट्रीटी में, जो सुहाजुद्दौला थे, कि आप हमें 2 एरिया दे दीजिए, पहले तो एक तो इलाहाबाद और कारा वाला रीजन आप हमें दे दीजिए, ठीक है। और साथ साथ आप जो हमने बैटल लड़ी है, बैटल ऑफ बक्सर, उस लड़ने की वजह से जो हमारा पैसा वेस्ट हुआ है, जो पैसा लगा है, वो पैसा भी हम आपसे वसूलेंगे। और वो पैसा कितना लगा था, 50 लाख के आसपास, ये 50 लाख की डिमांड करी गई थी। और अब आपको 50 लाख भी देने होंगे, साथ साथ 2 एरियाज भी देने होंगे, कारा और इलाहाबाद। किसको कहा, ये सुहाजुद्दौला जो अवध के नवाब थे। और साथ साथ आप अपनी आर्मी अब रखने की जरूरत नहीं है आपको अपने एरिया में, अवध वाले एरिया में आप अपनी आर्मी को हटाइए, यहाँ पर हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, अपनी आर्मी रखेंगे, और ये आर्मी का पैसा हम आपसे ही लेंगे। समझ रहे हो, यहाँ पर एक तरह से सब्सिडरी अलायंस का ये प्री वर्जन है, ऐसे समझ लो आप, ठीक है जी। तो आर्मी भी हम रखेंगे और उसका पैसा भी हम आपसे ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सुहाजुद्दौला के पास कोई ऑप्शन नहीं था, सुहाजुद्दौला ने इस ट्रीटी पर साइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो शाह आलम सेकंड थे, उनको कहा कि आप कारा और इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट को संभालिए, साथ साथ हम आपको पेंशन देंगे, लगभग 26 लाख की इनकी पेंशन को बांध दिया गया। लेकिन उसके बाद आपको हमें दीवानी राइट्स देने होंगे, और ये दीवानी राइट्स कहाँ के देने होंगे, जहाँ का मैग्ना कार्टा साइन करा था किसने, फारूक सिहार ने, बिहार, उड़ीसा एंड बंगाल। आप बंगाल को ही समझ लो अभी के लिए, बंगाल में इन्होंने दीवानी राइट्स दे दिए। अब दीवानी राइट्स बोले तो कि पहले तो हम टैक्स ही नहीं दे रहे थे, अब जो लोकल मर्चेंट टैक्स दे रहे हैं वो टैक्स कौन वसूलेगा, ब्रिटिशर्स वसूलेंगे। तो देख रहे हो ब्रिटिशर्स ने किस तरह से अपने आप को स्टैब्लिश करा। अब बंगाल में ड्यूल गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो चुकी है। ये जो टाइम पीरियड है 1765 से लेकर ड्यूल गवर्नमेंट चली 1772 तक, ठीक है जी। अब ड्यूल गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो गए। देखो, एक तो 1717 में बहुत ज़बरदस्त तरीके से फैमाइन देखा गया था, बहुत लोग यहाँ पर मर गए, क्योंकि ब्रिटिशर्स काफ़ी कुछ यहाँ पर एक तो टैक्स नहीं दे रहे हैं, और ऊपर से जो टैक्स वसूल रहे हैं लोकल मर्चेंट से, और उसके बाद जो वहाँ के लोकल नवाब हैं, मतलब जो नवाब हैं, मीर कासिम के बाद मीर जाफ़र को बनाया गया, फिर नवाब जो बनाए गए थे उनको पैसे देते थे कि आप वहाँ पर निजामत के काम कीजिए, निजामत बोले तो पब्लिक वेलफेयर के काम कीजिए, इतना पैसा नहीं देते थे, ठीक है। और ये एरिया बहुत बड़ा था। अगर आज का आप बंगाल देखो तो वो तो कुछ नहीं है। और ये बंगाल जो मैं बात कर रहा हूँ, उस समय बांग्लादेश भी बीच में आता था, उड़ीसा भी बीच में आता था, बिहार भी बीच में आता था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर गलत ना हूँ तो हमारा बंगाल भी बीच में आता था, और बिहार से ही निकला है झारखंड। तो ये पूरे के पूरे एरिए इसी एरिए में आते थे, बंगाल रीजन में, ठीक है। बहुत बड़ी आबादी थी और बहुत बड़ा रीजन था। इसको संभालने के लिए ब्रिटिशर्स जो नवाब को बहुत कम पैसा देते थे, और इसी वजह से 1770 में, मतलब 1717 में बहुत ही एक डेंजरस फेमाइन आया था, जिसके बाद बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करा गया ब्रिटिशर्स को। और ब्रिटिशर्स को जब क्रिटिसाइज़ करा गया तो ये बात गई ब्रिटेन पार्लियामेंट में, और ब्रिटेन पार्लियामेंट ने फाइनली यहाँ पर एक एक्ट पास करा, 1773 का एक्ट। ये आपको पॉलिटी वाले सर अच्छे से बता देंगे, मैं 1773 का एक्ट नहीं बताने वाला, ठीक है। और या फिर आप मेरे लेक्चर्स में देख सकते हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा इसको रिवीजन के तौर पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, रिंग फेंस पॉलिसी। इसको हमें समझना होगा, क्योंकि इसके बाद या फिर इसका जो एडवांस वर्जन था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सिडरी अलायंस। डेफिनेटली सब्सिडरी अलायंस आपने सुना होगा, अगर आपने रिंग फेंस पॉलिसी नहीं सुना हुआ तो, ठीक है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया 1772 के बाद जब ब्रिटेन पार्लियामेंट को पता लगा कि ऐसा ऐसा हो रहा है हमारे इंडिया में, ठीक है, तो उन्होंने एक्ट पास करा और डायरेक्टली कंट्रोल दे दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब आप यहाँ पर पॉलिटिकल पावर भी संभालेंगे, साथ साथ ट्रेड के, जो ट्रेड तो आप संभाल ही रहे थे, साथ साथ पॉलिटिकल पावर भी आप संभालेंगे 1773 के एक्ट में। और फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए वैरेन हेस्टिंग, ठीक है जी। अब वैरेन हेस्टिंग ने ये पॉलिसी लेकर आए, रिंग फेंस पॉलिसी। अब इसको आप बस ज़्यादा डिटेल में ना समझ के ऐसे समझ लीजिए, मान लो कि दिल्ली वाला रीजन है, ठीक है, जस्ट ये इसको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ, सच ना मान लेना। बीच में आपको पता है हरियाणा आता है, ठीक है जी, और यहाँ पर आता है चंडीगढ़, ऐसे समझ लो, ये चंडीगढ़ है, ये दिल्ली है, और ये है हरियाणा। चंडीगढ़ में रूल कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, ठीक है जी। दिल्ली में मान लो कोई इंडियन रूलर रूल कर रहा है, ठीक है, मुगल्स ही बैठे हैं, ऐसे समझ लो, ठीक है। और हरियाणा में
कोई भी यहाँ पर बैठा है, मान लो कि यहाँ पर भी हरियाणा का जो जाट हैं जो रूल करते थे, आपको पता है जाट ने भी एक तरह से अपने आप को एमरजेंसी स्टेट में इंडिपेंडेंट करवाया था, ठीक है। सूरजमल बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चंडीगढ़ वाला जो रीजन है यहाँ पर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं और दिल्ली में रूल कर रहे हैं यहाँ पर इंडियन रूलर है, और ये स्ट्रॉन्ग आर्मी है दिल्ली वाले जो रूलर की, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जो स्ट्रॉन्ग आर्मी है ना उसके इन बिटवीन एक बफर स्टेट बना देते थे। इस कंसेप्ट को ध्यान से समझना, बफर स्टेट क्यों बनाया गया, क्योंकि डायरेक्टली अगर किसी भी पर्सन या किसी भी एसएच पावर के पास अगर डायरेक्टली मतलब एरिया लगेगा, मतलब ऐसे समझ लो कि चंडीगढ़ वाले एरिया के बाद मान लो हरियाणा वाला जो एरिया है यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग आर्मी है और यहाँ पर ब्रिटिशर की स्ट्रॉन्ग आर्मी, तो ब्रिटिशर्स को डर रहता था कि मेरे को ये सप्रेस ना कर दें, ठीक है। तो सप्रेस करने की वजह से ब्रिटिशर्स क्या करते थे, एक बफर स्टेट बना देते थे, ठीक है, कि डायरेक्टली हमें एक मेजर मिलिट्री को फेस ना करना पड़े। और ये जो बफर स्टेट बनाते थे, मान लो कि जो हरियाणा को बफर स्टेट बनाया, इसी से ही ये क्या करते थे, यहाँ पर अपनी आर्मी को डिप्लॉय कर देते थे और अपनी आर्मी का जो खर्चा था वो भी इसी स्टेट से लेते थे। आप समझ रहे हो कितना यहाँ पर ब्रिटिशर्स चालाकी से काम करते थे। एक तो बफर स्टेट बनाया, बफर स्टेट जिसको बनाया वहाँ पर अपनी आर्मी भी डिप्लॉय कर दी और वहाँ से उनसे पैसा भी ले लिया, ठीक है। तो कंसेप्ट समझ में आ गया आपको रिंग फेंस पॉलिसी का, बहुत सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। उसके बाद हम देखें सब्सिडरी लाइन्स। सब्सिडरी लाइन्स मैं आपको डिटेल में नहीं करवाऊंगा, जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा, बाकी आप डिटेल में यहाँ पर पढ़ लेना जब मैं PDF शेयर करूंगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। देखिए सब्सिडरी लाइन्स में क्या हुआ, रिंग फेंस पॉलिसी का ही एक पार्ट था सब्सिडरी लाइन्स, या इसको एडवांस वर्जन आप कह सकते हो। ये आया था लॉर्ड वेलेस्ले के समय में, 1798 से लेकर 1805 तक, 1805 तक जो वेलेस्ले थे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे थे, ठीक है जी। अब सब्सिडरी लाइन्स में मेन पॉइंट्स आपको क्या याद रखने, एक तो प्रिंसी स्टेट्स जो हैं उनका कंट्रोल डायरेक्टली किसके पास चला जाएगा, ब्रिटिशर्स के पास, ठीक है जी। अब प्रिंसी स्टेट का जो डायरेक्टली कंट्रोल है वो ब्रिटिशर्स के पास चला गया। अब यहाँ पर ब्रिटिशर्स अपनी आर्मी को एक्सपेंड कर रहे थे, प्रिंसी स्टेट में भी अपनी आर्मी को डिप्लॉय कर रहे थे, और ये जो पैसा है अपनी आर्मी का वो किससे ले रहे थे, प्रिंसी स्टेट से ही ले रहे थे, ठीक है जी। और साथ साथ यहाँ पर जो अदर यूरोपियन कंपनीज हैं और जिनके साथ इनके सब्सिडरी लाइन साइन हो गए, उनको ये समझा देते थे कि कोई अन्य यूरोपियन पावर आपके एरिया में एंटर नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। तो इस एक तरह से जो यूरोपियन कंपनीज है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होगी, मतलब उनको कंप्लीटली सप्रेस्ड कर दिया सब्सिडरी अलायंस से, ठीक है जी। एक तीर से दो निशाने यहाँ पर लगाए गए सब्सिडरी अलायंस में, एक तो यूरोपियन कंपनीज की पावर को धीरे धीरे खत्म कर दिया, दूसरी तरफ से जो प्रिंसी स्टेट्स थे उनको ये कहा गया कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। प्रोटेक्ट तो क्या करना था, अपनी आर्मी यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया, और यहाँ पर अगर ये इनके खिलाफ कुछ करना भी चाहते थे तब भी नहीं कर पाते थे, ठीक है। और अगर मान लो कि यहाँ पर दो रीज़न है, हम हरियाणा और दिल्ली वाले रीजन को ही एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस सपोज कि हरियाणा और दिल्ली आपस में बैटल लड़ना चाहते हैं और इन दोनों ने सब्सिडरी लाइन साइन कर रखा है ब्रिटिशर्स के साथ, तो ब्रिटिशर्स यहाँ पर अपनी मर्जी से किसी का भी साथ दे सकते हैं। ये ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर कहा कि हम अपनी मर्जी से किसी का भी साथ देंगे, ऐसा नहीं है कि हम आपके साथ आकर खड़े हो जाएंगे, हमारी मर्जी होगी, और आप वार लड़ोगे ये भी हमारी मर्जी होगी, ठीक है जी। और आप अलायंस भी, मान लो हरियाणा अलायंस करना चाहता है मध्य प्रदेश के साथ, तो ये अलायंस भी नहीं कर सकता हमारी बिना परमिशन के, ठीक है। तो ये एक सब्सिडरी अलायंस का एक आपको मैंने बता दिया, सिंपल वे में आप समझ सकते हैं कि सब्सिडरी अलायंस क्या था। आप देख सकते हैं रिंग ऑफ फ्रेंड्स को ही एडवांस वर्जन कहा जाता है सब्सिडरी अलायंस। और सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस में कौन आए थे, नवाब ऑफ हैदराबाद 1798 में, उसके बाद 1799 में तंजौर वाला रीजन आ गया था, और टिप्पू सुल्तान हार गए थे, मर गए थे 1799 में, तो वुडियार डायनेस्टी के 3 साल के जो रूलर रहे उन्होंने भी सब्सिडरी लाइन साइन कर दिया था, मतलब मैसूर वाला रीजन भी आ गया था। उसके बाद मराठा 1801 में इन्होंने भी सब्सिडरी लाइन साइन कर दिया था। अवध वाला रीजन भी 1801 में सब्सिडरी लाइन्स के थ्रू ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ गया था। फिर 1804 में ग्वालियर जो सिंधिया के अंडर था, जो सिंधिया मराठास के अंडर था, उन्होंने भी सब्सिडरी लाइन साइन कर दिया 1804 में। होलकर जो मराठा एक रीजन है वो भी 1808 में उन्होंने भी सब्सिडरी लाइन साइन कर दिया था। और राजपूत स्टेट्स भी 1818 में, ये 1818 है होलकर वाला, और 1818 में जो राजपूत रूलर्स थे वो भी सब्सिडरी अलायंस के अंडर आ गए थे। तो सब्सिडरी अलायंस में ब्रिटिशर्स ने कंप्लीटली सप्रेस्ड भी कर दिया और साथ साथ यहाँ पर एक तरह से डिसेंट्रलाइज पावर कर दिया। और ये जो स्टेट में जो भी रूलर्स थे वो अपनी टेरिटरी को ना तो एक्सपेंड कर सकते, ना ही इनके एंगेंस्ट कुछ वार कर सकते, बस जो रूल है वो किसके अंडर चलेगा, ब्रिटिशर्स के अंडर चलेगा। तो सब्सिडरी अलायंस आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा, सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम समझेंगे यहाँ पर
कंक्विस्ट ऑफ मैसूर, एंग्लो मैसूर वार। उसके बाद हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे जो कॉर्नवालिस के एक्ट आए थे, ठीक है। कॉर्नवालिस के एक्ट बहुत ही जरूरी है समझने। 3 पिलर ऑफ कॉलोनियल रूल जो है ये आपको डेफिनेटली पेपर में देखने को मिलेगा इनसे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हम समझेंगे, लेकिन इससे पहले हम समझ लेते हैं जो मैसूर एंग्लो वार हुए, ठीक है। अब देखिए मैसूर वाला जो रीजन था ना, यहाँ पर कौन रूल करता था। अगर हम इंडिया का मैप कंसिडर करें, जो साउथ वाला रीजन है, मान लो ये जो साउथ वाला रीजन है, यहाँ पर विजयनगर अंपायर का कब्जा होता था, ठीक है। विजयनगर अंपायर बहुत अच्छे से यहाँ पर अपने पावर को मतलब एक तरह से एक्सपेंड कर पाया था। लेकिन 1565 का अगर आपको बैटल याद हो, बैटल ऑफ तालीकोटा, यहाँ पर बहुत सारे डेक्कन के रूलर्स ने मिलकर विजयनगर अंपायर को सप्रेस्ड कर दिया था। और डेक्कन रूलर्स बोले तो एक तो बाइडर वाला रीजन था, गोलकोंडा वाला रीजन था, बेरार वाला रीजन था, ठीक है जी, अहमदनगर वाला रीजन था, अहमदनगर, जस्ट अ सेकेंड, अहमदनगर, ठीक है जी, और साथ साथ बीजापुर वाला रीजन। तो ये इन रूलर्स ने मिलकर विजयनगर अंपायर को सप्रेस्ड करा। बैटल ऑफ तालीकोटा में हमने देखा। उसके बाद से क्या हुआ था, जो ये साउथर्न वाला रीजन है ना, ये एक तरह से फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गया। मतलब छोटे छोटे यहाँ पर हमें रूलर्स देखने को मिले ये एरियाज में, मतलब ये डिवाइड हो गया, ठीक है। और एक एरिया था मैसूर वाला रीजन, जो ये वाला रीजन है मैसूर वाला रीजन, यहाँ पर रूल करते थे वुडयार, वुडयार डायनेस्टी। अब वुडयार डायनेस्टी ने रूल स्टार्ट करा था, काफ़ी अच्छे से इन्होंने रूल करा। 1734 तक वुडयार डायनेस्टी का एक डोमिनेंट यहाँ पर बना रहा। लेकिन उसके बाद वुडयार डायनेस्टी के एक रूलर आए जिनका नाम था कृष्ण राजा। ये इंपॉर्टेंट नाम है, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है डायरेक्टली। कृष्ण राजा, इनको चीका कृष्ण राजा भी कहा जाता था, तो याद रखना चीका कृष्ण राजा वुडयार, ठीक है जी। ये खुद तो रूल नहीं संभालते थे, इनके कुछ नोबल्स थे, मतलब 2 नोबल्स थे। एक का नाम था देवराज, एक का नाम था नंदराज या नंजराज होगा, नंदराज और देवराज, यही इनका रूल संभालते थे, ठीक है। और इन्हीं के समय में हैदर अली अपॉइंट किए गए थे एज अ हॉर्समैन। लेकिन हैदर अली की जो स्किल्स हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ थी, इसी वजह से इनको हॉर्समैन से धीरे धीरे अपॉइंट करा गया था कमांडर इन चीफ, ठीक है। और हैदर अली ने अपने आप को कम्प्लीटली यहाँ पर एस्टेब्लिश कर लिया था, ठीक है। मतलब एक तरह से हैदर अली कमांडर इन चीफ बन गए। और हैदर अली को लगा कि यहाँ पर जो मैसूर वाला रीजन है, यहाँ पर बार बार मराठास अटैक कर रहे हैं और ब्रिटिशर्स भी धीरे धीरे अटैक करने की यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हैं। तो इन्होंने 1761 में कूप कर दिया हैदर अली ने। अब मैसूर वाला रीजन इतना इंपॉर्टेंट रीजन है, इसको कोई भी हथियाना चाहेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको पता ही है, एक तो गोल्ड माइंस देखने को मिलेंगी, KGF, डेफिनेटली आपने मूवी भी देखी होगी। और मैंने जो ज्योग्राफी का सेशन लिया था सैटरडे को, उसमें मैंने आपको बताया था काफ़ी अच्छे से KGF माइंस काफ़ी फेमस है, वो इसी रीज़न में थी। साथ साथ यहाँ पर रायचूर लैंड है जो फर्टिलाइज लैंड है, बहुत बढ़िया यहाँ पर खेती होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मालाबार पोर्ट्स हैं, ठीक है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर ट्रेड करना हो तो। और साथ साथ सैंडलवुड्स सुंदरबन की, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रीज़न था। और इसको कूप कर लिया हैदर अली ने 1761 में। और 1761 में जब हैदर अली ने कूप करा तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या थी, अनस्टेबिलिटी थी। क्योंकि जो पॉलिकर्स थे, मतलब ज़मींदार थे, वो टैक्स नहीं देते थे। तो इन्होंने, हैदर अली ने इनको समझाया, डराया और इन्होंने टैक्स देना स्टार्ट कर दिया। साथ साथ बहुत सारे एरियाज कब्जा लिए हैदर अली ने, एक तो बालापुर, बिजनौर, सेरा, माराबार। ये वैसे मैं डिटेल में आपको बता चुका हूँ, जस्ट फॉर नॉलेज आपको पता होना चाहिए। बट हम अपने पॉइंट पर आते हैं यहाँ पर। अब देखिए हैदर अली जो थे वो चाहते थे कि किसी तरह से मैं ब्रिटिशर्स को रोक पाऊँ, ठीक है। लेकिन हैदर अली को सबसे बड़ी यहाँ पर जो चैलेंज लगता था वो मराठास का लगता था। और 1761 में पेशवा माधव राव ने अटैक कर दिया हैदर अली पर, ठीक है। और हैदर अली ये बैटल हार गए जो 1761 की थी। अब हैदर अली को एक तो मराठा से डर था और एक किससे डर था, ब्रिटिशर्स से। अब ब्रिटिशर्स के साथ इनका फर्स्ट बैटल हुआ और ये फर्स्ट बैटल कब हुआ था, 1766 से लेकर 1769, ठीक है। इस बैटल में आप ऐसे समझ लीजिए कि जो हैदर अली है वो ये बैटल जीत गए थे, ठीक है। इस बैटल में जो ब्रिटिशर्स है वो सप्रेस नहीं कर पाए थे हैदर अली की पावर को, और हैदर अली ने ये पावर जीत ली थी, मतलब ये बैटल जीत ली थी। और जीतने के बाद एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ मद्रास। इस ट्रीटी के बाद
डिसाइड हुआ कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमेशा से हैदर अली का सपोर्ट करेंगे अगर हैदर अली पर कोई भी अटैक करेगा। लेकिन क्या हुआ, 1771 में फिर से पेशवा माधव राव ने अटैक कर दिया हैदर अली पर, और यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने सपोर्ट नहीं करी हैदर अली को। तो हैदर अली को यहाँ पर बहुत गुस्सा आ गया, और साथ साथ ब्रिटिशर्स ने एक रीजन था जो माहे वाला रीजन है, वहाँ पर अटैक कर दिया। ये माहे पोर्ट आता था फ्रांस के अंडर, वैसे हैदर अली के एरिया का पार्ट था, लेकिन यहाँ पर फ्रांस ने एरिया कब्जाया हुआ था, मतलब ये एरिया फ्रांस के अंडर था, माहे वाला रीजन। तो ये एरिया ब्रिटिशर्स ने कब्जा के डायरेक्ट चुनौती दी किसको, हैदर अली को, और हैदर अली को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, और इसी वजह से हमें यहाँ पर सेकेंड बैटल देखने को मिली, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार 1780 से लेकर 84। अब इस बैटल में कहीं ना कहीं हद तक ब्रिटिशर्स ने स्टार्टिंग में तो डोमिनेट किया। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, निजाम ऑफ हैदराबाद को ब्राइब देकर खरीद लिया, जो गुंटूर वाला एरिया आंध्र प्रदेश का वो दिया, और निजाम ऑफ हैदराबाद को अपनी तरफ कर लिया, ठीक है। और निजाम ऑफ हैदराबाद की हेल्प से इन्होंने डोमिनेट करना शुरू कर दिया। और एक एरिया है, ये एरिया का नाम है पोर्टो नोवा, ठीक है। ये एरिया में हैदर अली को हरा दिया, और हराया किसने था, आयरकूट ने, ठीक है। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट नाम है। लेकिन बाद में हैदर अली ने वापसी करी, और हैदर अली ने वापसी करके 1782 तक ब्रिटिशर्स को सप्रेस करना शुरू कर दिया। लेकिन बाद में हैदर अली काफ़ी ज़्यादा घायल हो गया था और इसकी डेथ हो गई थी 1782 में। और इस बैटल को कंटिन्यू करा था हैदर अली के बेटे ने, जिनका नाम था टिप्पू सुल्तान, ठीक है। फिर ये बैटल खत्म हुई, और इस बैटल में ब्रिटिशर्स, आप ऐसे कह सकते हैं कि 60-40 रहे, क्योंकि हैदर अली की यहाँ डेथ हो गई थी, ठीक है। और इस बैटल के बाद एक ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ठीक है जी। फिर थर्ड वार हुआ। थर्ड वार कब हुआ, 1790 से लेकर 92, ठीक है। और इस समय हमारे देश में जो गवर्नर जनरल थे वो थे कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस अपने आप में बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थे। मैं भी आपको बताऊंगा, कमांडर ऑफ ब्रिटिश आर्मी रहे हैं, और इन्होंने नॉर्थ अमेरिका वाली साइड में काफ़ी अच्छे से रोल प्ले किया था। और हालांकि ये बैटल हार गए थे नॉर्थ अमेरिका वाली, मैं अभी आपको समझाऊंगा, मिक्स नहीं करूंगा। यहाँ पर हम कंटिन्यू करते हैं थर्ड बैटल को। थर्ड एंग्लो मैसूर वार में जो टिप्पू सुल्तान है वो यहाँ पर हार जाता है। हारने के बाद ब्रिटिशर्स कहते हैं कि अब आपको हमारा एक तो जो बैटल में खर्चा आया वो देना पड़ेगा, ठीक है जी। और ये लगभग जो कॉस्ट बनाई थी ब्रिटिशर्स ने 3 करोड़ 30 लाख के आसपास बनाई थी, ठीक है। कई बुक्स में इसमें भी 2 करोड़ दे रखा है, तो आप यहाँ पर 3 करोड़ 30 लाख या 3 करोड़ के आसपास कंसीडर कर सकते हैं। तो टिप्पू सुल्तान ने कॉस्ट भी दी, साथ साथ ब्रिटिशर्स इनके 2 पुत्र को भी उठा के ले गए थे, मतलब पुत्र बोले तो सन्स, ठीक है जी। चलिए, तो कहने का मतलब है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम में हमने देखा यहाँ पर टिप्पू सुल्तान को कंप्लीटली सप्रेस्ड करने के लिए ब्रिटिशर्स ने काफ़ी एक ह्यूज अमाउंट ले लिया, साथ साथ इनके सन्स को भी उठा कर ले गए, 2 सन्स को, ठीक है जी। और फिर टिप्पू सुल्तान को प्रेशराइज करा गया कि आप सब्सिडरी अलायंस पे साइन कीजिए, अदरवाइज हम एक और बैटल लड़ेंगे। और टिप्पू सुल्तान ने बोला कि अगर मैं जीऊंगा तो शेर की तरह जीऊंगा, अदरवाइज आप यहाँ मेरे साथ लड़िए, ठीक है। तो फिर अल्टीमेटली वार हुआ 1799 में, जिसको फोर्थ एंग्लो मैसूर वार कहा जाता है। वैसे मैं डिटेल में बहुत अच्छे से कवर करवा चुका हूँ टिप्पू सुल्तान ने किसकी हेल्प ली थी, ठीक है। और टिप्पू सुल्तान ने अपनी फॉरेन में एम्बेसीज भी बनाई थी, ये आप मेरे हिस्ट्री के सेशंस देख सकते हैं, तो आपको कंप्लीटली आइडिया हो जाएगा, ठीक है। कन्क्वेस्ट ऑफ जो ब्रिटिश जो ऑलरेडी अपलोडेड है उसको देखना, काफ़ी डिटेल में मैंने डिस्कस करवाया हुआ है इसको। चलिए, यहाँ पर टिप्पू सुल्तान की डेथ हो जाती है, और बाद में वुडयार डायनेस्टी के 3 साल के राजा से ब्रिटिशर्स सब्सिडरी अलायंस साइन कराते हैं, और यहाँ पर वुडयार डायनेस्टी का रूल स्टार्ट हो जाता है। और ये किसके अंडर रूल स्टार्ट होता है, ब्रिटिशर्स के, क्योंकि सब्सिडरी अलायंस ये साइन कर चुके हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर 3 पिलर ऑफ कॉलोनियल रूल। अब देखो, ब्रिटिशर्स अपने आप को स्टैब्लिश कर चुके हैं, हम यहाँ पर देख चुके हैं कि ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे अपने आप को स्टैब्लिश करा। बैटल ऑफ प्लासी के बाद बैटल ऑफ बक्सर, देन उसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में ड्यूल गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई। अच्छा, ड्यूल गवर्नमेंट जो स्टैब्लिश हुई थी 1772 में, इसको ब्रिटिशर्स ने अबॉलिश भी कर दिया था वैरेन हेस्टिंग ने, ठीक है, जब एक्ट आया था 1773 का, ये याद रखना, शायद मैंने बताया नहीं आपको। उसके बाद से ब्रिटिशर्स का ही डोमिनेट हो गया था कंप्लीटली बंगाल वाले रीजन में, और बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी चली गई थी। वैसे आप पॉलिटी के सेशंस देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें सर ने बहुत अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर कॉलोनियल रूल को एस्टेब्लिश करने के लिए एक पर्सन को ब्रिटिशर्स ने भेजा। ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में हम पर्सन अपॉइंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही से रूल एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो वैरेन हेस्टिंग थे उन्होंने एंग्लो मराठा वार में बहुत ज़बरदस्त तरीके से फजीहत करा दी थी। मतलब जो एंग्लो मराठा वार हुए थे, ये देखने को मिले थे हमें
1780 के आसपास, ठीक है, 80-82 के आसपास। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा फजीहत हो गई थी मराठा से। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स को लगता था कि अगर हम एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो हमें एक स्ट्रॉन्ग पर्सन को अपॉइंट करना होगा, और वो स्ट्रॉन्ग पर्सन को कहीं ना कहीं आर्मी का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, तभी वो अपने आप को अच्छे से एस्टैब्लिश कर पाएगा, ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने किसको चुना? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अब कॉर्नवालिस कौन थे मैं आपको बता देता हूँ। ये ऑलरेडी कमांडर ऑफ ब्रिटिश आर्मी थे, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है। ब्रिटेन में आपको पता है जो वहाँ के प्रिंस भी हैं उनको भी कुछ समय के लिए जाना पड़ता है, मतलब जो प्रिंस की फैमिली से उनको भी कुछ समय के लिए मिलिट्री में जाना पड़ता है, ठीक है। और ये तो खैर आपको पता ही होगा। और जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, इनका नाम था चार्ल्स कॉर्नवालिस, ठीक है जी। तो इन्होंने भी नॉर्थ अमेरिका में एक तरह से आर्मी को लीड किया था, ठीक है। और इनके समय में ब्रिटिश आर्मी ने सरेंडर भी करा था नॉर्थ अमेरिका आर्मी के सामने, ठीक है। और इसको जाना जाता है सीज ऑफ यॉर्कटाउन। ये सीज ऑफ यॉर्कटाउन हुआ था 1781 में। फिर भी ब्रिटिश में इनकी काफ़ी ज़्यादा इज्जत थी, मतलब ब्रिटेन में काफ़ी ज़्यादा इनकी रिस्पेक्ट थी, और इसी रिस्पेक्ट के चलते हुए इनको इंडिया में अपॉइंट कराया गया था नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। जब ये आने से पहले इन्होंने ब्रिटिशर्स के सामने शर्त रखी कि मैं तभी जाऊंगा इंडिया में जब आप मुझे एक पावर देंगे, मतलब गवर्नर जनरल के पास पावर होनी चाहिए। अगर गवर्नर जनरल काउंसिल के मेंबर नहीं भी मानेंगे तो मेरे पास पावर होनी चाहिए। अगर मैं कोई भी एक्ट या कोई भी बिल पास करवाना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे दिक्कत ना आए। तो 1786 का जो एक्ट था उसको आप याद रखेंगे। उसके बिहाफ पर जो कॉर्नवालिस थे उनको पावर मिली थी। एक तो गवर्नर जनरल कोई भी डिसीजन ले सकता है, साथ साथ आर्मी का कंट्रोल भी इन्हीं के पास चला गया था। ये 1786 का एक्ट आप याद रखना, ठीक है जी। और उसके बाद 1793 का जो परमानेंट सेटलमेंट एक्ट आया था, ये तो खैर बहुत फेमस है ही, ठीक है। अभी तक ऐसा हमारे इंडिया में कोई इंडियन पेनल कोड नहीं आया, वो तो बहुत बाद में आया था, 50-60 साल के बाद, ठीक है। बट ये जो कोड था, ये जो परमानेंट सेटलमेंट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर हुआ क्या। देखो यहाँ समझते हैं हम अच्छे से। देखिए इन्होंने कहा कि 500 यूरो से अगर ऊपर कोई कमाता है, मतलब ऐसा कोई ब्यूरोक्रेट्स है जिसकी 500 यूरो प्लस सैलरी है, तो वो यूरोपियन ही होना चाहिए, इंडियन नहीं होना चाहिए। क्योंकि उस टाइम इंडियन भी कहीं ना कहीं धांधली से या फिर पैसा वूसा देकर लग जाते थे। तो इन्होंने कहा यूरोपियंस के पास ही ये पोस्ट रहनी चाहिए जिनकी जो सैलरी है वो 500 यूरो है, ठीक है। एक तो इन्होंने ये पॉइंट बोला, और ये काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते थे, और ये कहते थे जो ब्लैक पीपल या ब्राउन पीपल है इन पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ये किसी काम के नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे, तो ये डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी हुआ था इनके समय में भी। तो ये डिस्क्रिमिनेशन के चलते हुए ये फर्स्ट पॉइंट आप समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको अलग से पावर दी जाए। जो कमर्शियल है, मतलब कमर्शियल बोले तो जो ट्रेड संभालते हैं वो अलग से ब्यूरोक्रेट्स हों, ठीक है जी। जुडिशरी के लिए अलग से हों, ठीक है जी। और साथ में रेवेन्यू के लिए अलग से हों, ठीक है। मतलब यहाँ पर पावर का डिवीज़न देखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये कॉर्नवालिस को, ये मैं अलग से ही पेन यूज़ कर लेता हूँ, आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो ये रेवेन्यू, जुडिशरी और कमर्शियल के लिए अलग से क्या हो, ब्यूरोक्रेट्स हों, ठीक है जी। ये किसने कहा? कॉर्नवालिस ने। अब सेपरेशन ऑफ पावर का जो कंसेप्ट था वो कौन लेकर आए थे? एक फ्रेंच के थिंक टैंकर थे जिनका नाम था रोसेस, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, होपफुली यहाँ पर मैं इनका नाम सही से ले रहा हूँ, नहीं तो आप एक बार गूगल कर लेना। फ्रेंच के थिंक टैंकर थे, इनका नाम था रॉयसेस, ठीक है। और इन्हीं का ही कहना था कि पावर को हमें डिवाइड करना चाहिए, एक पर्सन को मतलब स्पेशल पर्सन को ही हमें वो पावर देनी चाहिए। जो कमर्शियल के लिए सही हो वो कमर्शियल संभाले, जुडिशरी के लिए जो सही हो वो जुडिशरी संभाले, और रेवेन्यू के लिए जो सही हो वो रेवेन्यू संभाले, ठीक है। तो इन्हीं के बिहाफ पर इन्होंने भी सेपरेशन ऑफ पावर कर दिए यहाँ पर। साथ साथ इन्होंने प्राइवेट ट्रेड बैन कर दिया। अब प्राइवेट ट्रेड क्या था मैं आपको समझाता हूँ। जो ये ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, ये क्या करते थे, ये इनको अपनी पोस्ट में तो पैसा मिलता ही था, सैलरी मिलती थी, ये साथ साथ क्या करते थे, अपना प्राइवेट ट्रेड भी करते थे पैसा कमाने के लिए। इनको लगता था कि इनकी सैलरी बहुत कम है, तो इनको अपने एक्सपेंसिव जो हैं वो फुलफिल करने के लिए प्राइवेट ट्रेड करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर कॉर्नवालिस ने कहा कि प्राइवेट ट्रेड पर हम बैन लगा रहे हैं, और अगर आपको सैलरी की कोई ऐसा दिक्कत है तो हम आपकी सैलरी अच्छी खासी हाइक कर रहे हैं, कि यहाँ करप्शन नहीं होना चाहिए। तो सैलरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई और प्राइवेट ट्रेड को बैन कर दिया गया। साथ साथ इन्होंने बोला जो प्रमोशन है
वो भी एक तरह से धांधली से नहीं होगा, पैसे से नहीं होगा, प्रमोशन भी किससे होगा, सीनियरिटी बेसिस पर होगा, जो सीनियर है उसी का प्रमोशन, अदरवाइज किसी का भी प्रमोशन यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। और ये एक कंडीशन यहाँ पर रखेगी, सिंपल सी कंडीशन है यहाँ पर। और उसके बाद पुलिस रिफॉर्म्स में इन्होंने क्या करा गया, देखो ये ध्यान से समझना, मैं ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं करवा रहा हूँ, और जितना आपको करवा रहा हूँ आई थिंक बहुत है आपके लिए, ठीक है। मुगल्स के समय में क्या होता था, जो पुलिस सिस्टम था हमारे इंडिया में, पहले होते थे फौजदार, ठीक है। जो ये फौजदार थे ये मेंटेन करते थे लॉ एंड ऑर्डर को, फौजदार टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है जी। उसके बाद मुगल्स के टाइम में आपको मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एमिल्स थे, एमिल्स क्या करते थे यहाँ पर, टू कलेक्ट रेवेन्यू, और साथ में एक कोतवाल भी हुआ करते थे। कोतवाल की जो पोस्ट थी वो क्या करते थे, लॉ एंड ऑर्डर, जो सिटी या सिटी एरियाज, जो छोटे छोटे एरियाज थे वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते थे। अब मुगल्स तो वीक हुए, मुगल्स वीक होने के बाद ये पूरा का पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर जमींदार्स को ही कहा कि आप अपने बिहाफ पर मेंटेन करें सारा का सारा, ये जो डकैत है या ऐसे समझ लो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें जमींदार्स को। तो जमींदार यहाँ पर एक पोस्ट कंसीडर करते थे थानेदार, ठीक है, मतलब जमींदार थानेदार बने और थानेदार बनकर ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते थे। तो कॉर्नवालिस ने बोला कि आपको कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है, जमींदार्स को इनकी पोस्ट से हटा दिया गया, मतलब ये पोस्ट वापस ले लेगी। 1791 में कॉर्नवालिस ने एक तरह से रेगुलर पुलिस फोर्स बनाई यहाँ पर, मतलब पुलिस रिफॉर्म्स लेकर आए, रेगुलर पुलिस फोर्स। अब इसमें हुआ क्या, इसमें ऐसे समझो आप कि इन्होंने दरोगास अपॉइंट करे। आप आज की डेट में भी ये टर्म सुनते हो, जैसे एक सीरियल भी आता है हप्पू सिंह, दरोगा हप्पू सिंह, ठीक है, डेफिनेटली आपको पता होगा। जो इंस्पेक्टर होता है उसको दरोगा कहा जाता था उस समय, कि एक एरिया में एक दरोगा होगा और ये अच्छे से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा। और मान लो कि ये छुटपुट 6-7 हम एरिया मिला दें और ये एरिया का एक होगा एसपी, सुपरिटेंडेंट पुलिस, ठीक है जी, जो ये पूरे के पूरे 6-7 एरिया के जो दरोगास हैं इनको कंट्रोल करेगा। तो ये कॉर्नवालिस का कहने का मतलब था कि इस तरह से हम पुलिस रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने पुलिस रिफॉर्म के साथ साथ जुडिशरी में भी रिफॉर्म्स करे, ठीक है। जुडिशरी में रिफॉर्म्स क्या करे थे यहाँ पर हम देख लेते हैं। अच्छा, आर्मी का थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं। अब देखो 1857 की क्रांति के समय अगर हम देखें तो लगभग हमारे इंडिया के 2.5 लाख जो सोल्जर्स थे वो ब्रिटिश की आर्मी में अपॉइंट थे, ठीक है। लगभग 3 लाख सोल्जर्स में से 2.5 लाख कौन थे, इंडियंस थे, ठीक है। बस इतना सा समझ लेना, बाकी इसको पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी समझने वाला है जुडिशरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी, यहाँ पर हम समझते हैं अच्छे से। अब देखो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उन्होंने 4 सर्किट कोर्ट बनाए। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, 4 सर्किट कोर्ट, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। 4 सर्किट कोर्ट कौन लेकर आया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, और इन्होंने एस्टेब्लिश करे थे कहाँ कहाँ, कैलकाटा, ढाका, मुर्शिदाबाद एंड पटना, ठीक है जी। ये 4 एरियाज इन्होंने 4 सर्किट कोर्ट्स बनाए, ठीक है। और ये 4 सर्किट कोर्ट्स में कौन जज रहेगा, यूरोपियन ही रहेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा करते थे, तो इन्होंने यूरोपियन जजेस को ही यहाँ पर अपॉइंट किया, ठीक है, 4 सर्किट कोर्ट्स में। उसके बाद ये जो कोर्ट्स हैं ये सारे के सारे क्रिमिनल केसेस देखेंगे, ठीक है जी। और सादर दीवानी अदालत कहाँ पर था, कैलकाटा में था। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आप याद रखना, सादर दीवानी अदालत जो हाईएस्ट कोर्ट था एक तरह का सिविल केसेस के लिए, वो कहाँ था, कैलकाटा में था, ठीक है जी। और इसको कौन, मतलब यहाँ पर जज होगा, गवर्नर जनरल और काउंसिल ऑफ मेंबर्स, ठीक है। और अगर 5000 से ऊपर का कोई केस है, 5000 यूरो से ऊपर का कोई केस है, तो वो डायरेक्टली इंग्लैंड जा सकता है और उसको कौन देखेगा, किंग इन काउंसिल, जो उस समय के किंग थे वो यहाँ पर संभालेंगे इस केस को, ठीक है। 2-3 केस यहाँ पर गए भी, पर चलिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इतना समझ लेना 5000 यूरो के आसपास की अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो ये केस डायरेक्टली जा सकता है, आप इंग्लैंड में ये केस लेकर जा सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो निजामत अदालत थी, सादर निजामत अदालत, ये क्रिमिनल केसेस के लिए थी। यहाँ पर भी जो हायर पावर्स हैं वो तो ऑब्वियसली यूरोपियंस को दी गई थी, ब्रिटिशर्स को दी गई थी, लेकिन यहाँ पर कुछ पर्सन अपॉइंट करे गए थे, हिंदूज भी और कुछ पर्सन मुस्लिम्स भी अपॉइंट करे गए थे। काजी, चीफ मुफ्ती ऐसे आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेजेस में अगर कोई दिक्कत आए तो ये यहाँ पर उनको ट्रांसलेट कर सकें, ठीक है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर यूरोपियन जो थे
अगर मान लो कि यहाँ पर यूरोपियन अफसर है, वो करप्शन कर दे या कोई ऐसा यहाँ पर कांड कर दे, ठीक है, और उसका केस पहले लड़ा जाता था लंदन में, ठीक है, तो कॉर्नवालिस ने बोला इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर कोई यूरोपियन भी यहाँ पर क्राइम करता है या फिर कोई ऐसा सिविल केस में इन्वॉल्व होता है तो उसके केस भी इंडिया में ही लड़े जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना, यूरोपियन सब्जेक्ट आल्सो ब्राउट अंडर द जुरिसडिक्शन, ठीक है जी। उसके साथ साथ इन्होंने बोला प्रिंसिपल ऑफ सॉवर्निटी ऑफ लॉ से ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। तो एक तरह से ये भी किसने कहा, कॉर्नवालिस ने कहा। और साथ साथ कॉर्नवालिस ने हिंदूज और जो मुस्लिम्स है इनके सेपरेट लॉज भी कोडिफाइड किए, ठीक है जी। और इन्होंने 1791 में संस्कृत कॉलेज भी ओपन किया बनारस में विद द हेल्प ऑफ जोनाथन डनकन या डनकन, जोनाथन डनकन, ठीक है। इनके साथ मिलकर इन्होंने संस्कृत कॉलेज खोला। कहाँ पर, बनारस में। कब खोला, 1791 में। क्यों खोला, क्योंकि इनको लगता था अब तो हमें हिंदुस्तान में ही रहना है। अगर हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदूज़ के जो लॉज हैं या फिलोसफी है, जो धर्म है, जो मतलब एक तरह से धर्म बुक्स हैं, ठीक है, उनको हमें पढ़ने में आसानी रहेगी। तो ये इन्होंने 1791 में कहाँ खोला था, बनारस में संस्कृत कॉलेज, ये याद रखना, ठीक है। बस इतना ही था, आप इसको अच्छे से पढ़ना और रिवीजन करो अच्छे से, ठीक है। होपफुली आपको इस सेशन में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। लेकिन लास्ट में जाते जाते मराठास को मैं अलग से एक्सप्लेन नहीं करवाऊंगा रिवीजन सीरीज़ में, क्योंकि हमें इंडियन नेशनल मूवमेंट को बहुत अच्छे से कवर करना है और ट्राई करेंगे 1747 के बाद जो हमारी पॉलिसीज़ रही, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के टाइम में, वो भी हम अच्छे से कवर करेंगे। उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पेपर में। तो ये ट्रीटी हुई है मराठास के समय में। अगर आप मराठास आपने नहीं अच्छे से कवर करा तो आप मेरे EPFO हिस्ट्री प्लेलिस्ट में जाकर अच्छे से देख सकते हैं। और ये ट्रीटीज़ को आपने अच्छे से याद रखना है। इसमें से सभी की सभी वैसे ट्रीटी इंपॉर्टेंट है, पुरंदर और एक सूरत, पुरंदर सेकंड, उसके बाद सलबल एंड बासीन, पूना, ग्वालियर, ये वैसे आप सभी ट्रीटीज़ को अच्छे से याद करेंगे तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा और इनमें से कोई भी ट्रीटी से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए, होपफुली आपको इस सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए।